नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे और हम लोगों के आसपास जो भी एग्ज़ाम को लेके बहुत सारी नकारात्मकता फैली हुई है, उनसे आप अपने आप को उबारने का प्रयास भी कर रहे होंगे। विद्यार्थी का कर्म ही है पढ़ना। आप लोगों को या हम सभी को, चाहे जिस भी तरह का माहौल रहे, पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को जारी रखना है। और इस क्रम में हम लोग जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवाया जाए और हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जो भी ऑफलाइन हम लोग क्लास में टेस्ट लिए हुए थे उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से ही टेस्ट नंबर 22 जो है वो जो हम लोग 40 टेस्ट लिए हुए थे क्लास में, उसमें से टेस्ट नंबर 22 जो कि नागपुरी लोक कथा था, उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू था उसको सॉल्व करवाया गया। और उसके बाद जब हम लोगों को अभी समय मिल गया है तो कंप्यूटर के जो हम लोग जेएसएससी के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे 300 प्रश्न, उसको पुनः आप चैप्टर वाइज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर से नागपुरी के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कम समय में बहुत जल्दी इसका रिवीजन हो जाता है। तो हम लोगों को नंबर या मार्क्स देख के ही पढ़ना है। एग्जाम के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है कि कट ऑफ क्लियर करना ही अभी हम लोगों के लिए मेन उद्देश्य है और इसी के आधार पे हम लोगों को अपना पढ़ाई को जारी रखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये जो अभी वीडियो या ये जो सीरीज अब चल रहा है वो कंप्यूटर क्लास टेस्ट का है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और इस तरह से 5 चैप्टर से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है। 50 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखने के लिए जो भी प्लेलिस्ट है हम लोग के है, तीसरा प्लेलिस्ट में तीसरा नंबर का जो आपका प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे देखिए कंप्यूटर रिवीजन थ्रू क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ, वहाँ पे जाइए। आपको जेएसएससी से संबंधित पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे, इससे एमसीक्यू, और जो अभी अपलोड किया जा रहा है वो सारा वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपको देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का टोटल वीडियो है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस वीडियो को देख के अपना चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और टाइम जो है या समय का कह सकते हैं आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जैसा कि बताया गया है पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया गया है, तो हम लोग 51 से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। देखिए कंप्यूटर चिप जो है इंटेल का, वो पेंटियम ब्रांड के नाम से यहाँ पे बेचा जाता है और इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था इंटेल कंपनी के बारे में कि 1968 में इसका स्थापना किया गया था। तो आपको थोड़ा बहुत इससे संबंधित और भी जानकारी अगर पढ़ना है डिटेल में, देखिए हम लोग बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 से 30 मिनट में हम लोग 50 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास समय भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग उसको देखते भी नहीं हैं, बोर हो जाते हैं, इस तरह से बहुत कोई बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो भी मेन पॉइंट होगा इससे रिलेटेड वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो आपको कोई ना कोई एक किताब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना डिटेल में अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। तो बेसिक आप लोगों को बता दिया जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी जो है अगर डिटेल पढ़ना है तो आप जो है किताब देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता देते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए यहाँ दो वर्ड है, अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक के अंतर्गत क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई है यानी गुना है, भाग है, जोड़ है और माइनस। इस तरह से ये चार जो है बेसिक आपका अर्थमेटिक जो काम होता है, गुना भाग जोड़ घटाव, ये किया जाता है। और लॉजिक जो होता है उससे बड़ा छोटा इस तरह का काम किया जाता है। ये जो है आपका सीपीयू का एक पार्ट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू का एक और पार्ट है जिसको कंट्रोल यूनिट करते हैं, जो कि उसका नर्व सिस्टम कहलाता है, जो कि आगे आने वाले प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं, देखिए कोई भी कंप्यूटर में अगर कुछ भी काम करना होता है तो हम लोग सबसे पहले डाटा जो रहता है उसको क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो इनपुट करते हैं और उसके बाद यही प्रोसेस में होता है और प्रोसेस के बाद जो होता है हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, यानी कि रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे इनपुट करना होगा और इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। देखिए आप लोगों को आकलन और निर्णय करने का काम जो होता है वो सीपीयू का ही होता है, लेकिन दो गो यहाँ पे सीपीयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट बोला गया और एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है सभी कार्यों को एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, लेकिन मेन जो यहाँ पे आपका काम जो होता है, निर्णय जो लिया जाता है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल है। जैसे मान के चलिए ये आपका बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, तो इसको कौन निर्णय लेगा कि ये छोटा है और ये जो बी जो फिगर है वो बड़ा है।
तो ये सीपीयू का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ही लेता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जो डिसीजन लेने वाला काम होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कोई डाटा है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो भी रॉ फैक्ट होता है उस रॉ फैक्ट को सबसे पहले अरेंज किया जाता है और इसी को हम लोग डाटा कहते हैं, और यही डाटा चल के आगे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपका इसका जो एक सेट रहता है वही प्रोग्राम के रूप यहाँ पे के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका डाटा जो है वो आउटपुट के रूप में आपको जो मिल रहा है तो वो एक प्रोसेस से गुजर के ही मिलता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको आपका प्रोसेसर के द्वारा ही ये किया जाता है, जो कि 4 चरणों में मशीन साइकिल आप लोगों को बताया गया था जो कि पिछला वीडियो में। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो देख लीजिए, मशीन साइकिल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि प्रोसेस जो होता है वो भी 4 चरणों में होके गुजरना पड़ता है उसको। तो इस तरह से यहाँ पे है, जैसे कि आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता देते हैं, जैसे फैच है, फिर आपका डिकोड है, फिर एग्जीक्यूट है, और इस तरह से जो भी रिजल्ट आता है उसको स्टोर भी किया जाता है। तो इस तरह से पिछला जो वीडियो है उसको भी आप देखिएगा तो आपका चैप्टर जो है एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, आप पढ़िएगा तो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी होता है और ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए, पहले क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है जहाँ पे भी मिलता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो कौन होता है? तो देखिए कंप्यूटर जैसे हम लोग मनुष्य का बोलते हैं, सबसे मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो होता है, और उसका जो हार्ट होता है वो होता है। जैसे कि किसी मनुष्य को मृत घोषित किया जाता तो पहले हार्ट बीट बंद हो जाता था तो बोलते थे कि मृत हो गया। अब कहा जाता है कि उसका मस्तिष्क अगर मृत हो गया तो उसको मृत कर देते हैं। तो अगर कंप्यूटर का हम लोग हार्ट और मस्तिष्क सीपीयू को करें तो सबसे महत्वपूर्ण भाग भी आपका सीपीयू ही कहलाएगा, क्योंकि सीपीयू अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में कोई काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सीपीयू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो बहुत आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी प्रोसेस कंप्यूटर में होता है उसका सेंट्रल भाग होता है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इस तरह से जो भी काम होता है उसका एक सेंटर होता है, और इस तरह से जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका सेंटर जो होता है वो कहाँ पे है? उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी का 2 पार्ट था, आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और एक था आपका कंट्रोल यूनिट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से जो कि इसका नर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आने ही वाला है, 1-2 प्रश्न के बाद हो सकता है आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 ही है इससे संबंधित, यही क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट से संबंधित। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट और नियंत्रण करता है। जैसे कि आप समझिए, इसको ऐसे समझिए जैसे एक मनुष्य है और मनुष्य के यहाँ पे हाथ पैर आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी मान के चलिए ये हाथ को ये यहाँ पे उठाना चाहता है, तो ये हाथ को जो उठा रहा है तो वो मस्तिष्क के मतलब मस्तिष्क उसको वहाँ पे सहायता कर रहा है, या मस्तिष्क उसको उठाने के लिए इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तभी वो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, तभी वो हाथ यहाँ पे उठ रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो जा रहा है वो नर्वस सिस्टम, अगर बायोलॉजी का हम लोग तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रहा है, फिर मस्तिष्क से हाथ पे आ रहा है, तो ये जो काम हो रहा है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हो जा रहा है। और हाथ या पैर का उठना चलना या हम जो बोल रहे हैं वो सारा काम जो होता है वो नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क के बीच, यानी एक तरह से कहें कि ये शरीर के अंग और यहाँ पे जो भी हम लोगों का माइंड है, मस्तिष्क है, उसके बीच जो भी यहाँ पे एक तरह से रास्ता होता है वो तंत्रिका तंत्र ही बनाता है। यहीं से इंफॉर्मेशन यहाँ तक जाता है या मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन यहाँ तक आता है, और इस तरह से यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन आ और जा रहा है तो इसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, वो भी जो भी प्रोसेस होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफर करता है और एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और जो भी कार्य है, जितना भी यहाँ पे कार्य है, वर्क है, उसका एक लिस्ट बना के ये रखता है, और इस तरह से ये सारा चीज यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्रामर अनुदेशों का अमल करना। हाँ ठीक है, जो भी डाटा होगा वही उसी के अनुसार जो भी इंस्ट्रक्शन उनको मिलेंगे उसी के अनुसार उसको काम करना होगा। दूसरा, डाटा की जानकारी वाला भारी प्रयोग के हेतु स्टोर करना। स्टोर करना जो है होता है वो स्टोरेज का काम होता है, वो सीपीयू का काम नहीं होता है। डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, तो ये बात भी सही है कि जो भी डाटा है उसको जानकारी है उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे तब तो वो जाके आगे इंफॉर्मेशन में चेंज होगा, और उसके बाद आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट भी यहाँ पे मिलेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर यहाँ जब सही है ए और सी, और ऑप्शन में भी हमको डी ऑप्शन मिल रहा है ए और सी, तो हम आंसर जो मानेंगे वो ऑप्शन डी ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं, कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिकल और अंकगणितीय अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। देखिए यही चीज फिर से रिपीट हो गया,
ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हम भी देखिए अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। लेकिन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? तो ये सीपीयू का पार्ट होता है। यहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ने देखिए यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया है, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर बुनियादी प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है कि एक प्रोसेस होता है तो वो कैसे जाता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं, वो प्रोसेसिंग जाता है, उसके बाद हमको रिजल्ट जो मिलता है वो आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए पुर्जे को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे पुर्जे मतलब जैसे स्पीकर हो गया और भी एक्सटेंशन स्लॉट जो कि उसमें लगे हुए रहते हैं, जो कि पेरिफेरल डिवाइस के, पेरिफेरल का नहीं मतलब कंप्यूटर के आसपास जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिवाइस रहते हैं जो कि कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस है उसका भी एक्सटेंशन स्लॉट जो होता है वो मदरबोर्ड पे ही रहता है। तो इन सब को जोड़ने वाला जो काम होता है या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो करता है वो सिस्टम बस के द्वारा किया जाता है। अगर सिस्टम के अंदर हो रहा है तो इंटरनल और बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। जैसे कि यात्री को हम लोग सामान्य रूप में बोलते हैं कि बस का क्या काम है, तो यात्री को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। उसी तरह सिस्टम बस में क्या काम होता है, तो सिस्टम में यानी जो कि कंप्यूटर हम लोग कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। अगर वो सिस्टम के अंदर ये काम करता है तो इंटरनल है, अगर सिस्टम से बाहर का इंफॉर्मेशन को अंदर लाता है तो एक्सटर्नल बस के नाम से इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मदरबोर्ड से संबंधित। मदरबोर्ड से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है कि मदरबोर्ड है तो आपका सही आंसर क्या होगा, उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप रहते हैं। देखिए मदरबोर्ड जो होता है उसमें बहुत सारा एक्सटेंशन स्लॉट वगैरह रहता है, जो भी बाहर का पेरिफेरल डिवाइस हम लोग यहाँ जोड़ते हैं उसका भी एक्सटेंशन स्लॉट आपको मदरबोर्ड में ही मिल जाएगा। यानी कि जो भी हम बाहर से यहाँ पे डाटा को या सॉरी यहाँ पे डिवाइस को हम जोड़ रहे हैं वो चीज़ जाके आपका मदरबोर्ड में ही उसका लास्ट जो स्लॉट आपको मिलेगा वो मदरबोर्ड पे ही मिलेगा। मदरबोर्ड पे ही सीपीयू लगा हुआ रहता है और इस तरह से मदरबोर्ड में आप देखिएगा तो रोम और रैम भी आपका जो रोम होता है और रैम होता है ये भी आपको मदरबोर्ड में ही देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से मदरबोर्ड जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसी के इर्द गिर्द पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका काम करता है, नाम ही है मदरबोर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे होता है ये पूरा एक सर्किट का बना हुआ रहता है, सर्किट चिप बना हुआ रहता है, मतलब चारों तरफ से यहाँ बहुत सारे सर्किट जो होते हैं क्योंकि सब चीज़ आके यहीं पे कनेक्ट होता है, इसलिए सबका सर्किट यहाँ पे उपलब्ध होता है और इसीलिए इसको कहा ही गया है सर्किट बोर्ड होता है। जो कि आप लोग कभी देखे होंगे इस तरह से आपका चौकोर तरह से कोई प्लाई या प्लास्टिक का बोर्ड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्यतः जो होता है प्लास्टिक के बोर्ड में इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मदर बोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, देखिए घड़ी ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं टाइम देखने के लिए घड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का जो घड़ी होता है वो कुछ अलग ही काम करता है। और इसका डायरेक्ट आंसर हम पढ़ रहे हैं एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे सॉरी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर सी होगा। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन सिंक्रोनाइज करने का मतलब समझ लीजिए कि सजाने का काम करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। तो देखिए डाटा को प्रोसेस को कार्य करने के लिए जो भी मान के चलिए एक बहुत बड़ा काम है, तो इस काम को करने के लिए आपको छोटे छोटे काम में ये जो क्या किया जाता है बांट दिया जाता है। प्रोसेसिंग का काम छोटे छोटे, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, आपको 3+3+3 इंटू थ्री ऐसा करके यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है। फिर यहाँ पे डिवाइड आ गया है, उसके बाद यहाँ पे 4/4 इस तरह से आ गया है, फिर प्लस आ गया है, फिर 5×1 आ जाएगा। देखिए ये एक अलग यहाँ पे यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसको क्या करना है कैलकुलेशन करना है। अब ये जो कैलकुलेशन किया जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको छोटे छोटे भागों में इसको बांट दिया जाएगा, यानी 3+3+3 पहले होगा, उसके बाद 3+3 ये हो जाएगा, फिर 4/4 ये हो जाएगा, फिर 5×5 हो जाएगा। जब ये प्रोसेस हम लोग भी करते हैं तो कुछ इसी तरह से करते हैं। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे 3×3=9 हो जाएगा और 9×3 यहाँ पे 27 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3×3 6 और यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे टोटल आपका ×27 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग काम को यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे बोलता क्या है, इस चीज को समझिए, ये एग्जैक्ट इसी तरह से नहीं होता है, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे होता है एक इलेक्ट्रिक सिस्टम घड़ी होता है या सिस्टम क्लॉक होता है, वो मान के चलिए एक छोटे छोटे काम को यहाँ पे छोटे छोटे डाटा में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हम 3+3+3 डाटा में चेंज कर दिए। अब ये जो काम होगा ये प्रोसेस होने के बाद, यानी कि इस काम होने के बाद ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम प्रारंभ होगा, यानी जब तक ये ऐड नहीं होगा तब तक मल्टीप्लिकेशन शुरू नहीं होगा।
जब ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ पे पैदा करता है, और यही पल्स के से इसको जानकारी मिलता है कि ये काम हो चुका है, अब नेक्स्ट काम कीजिए। उसी तरह से जब ये काम हो जाएगा तो फिर से इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ पे आएगा, और उसके बाद फिर अगला काम होगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से ये चरण जब समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट काम यहाँ पे होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा होता है, उसके बाद ही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कार्य करने के लिए वो जाता है। तो जितना जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ पे पैदा होंगे, उतना ही ज़्यादा या तेज़ी से यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो काम कर सकता है। इसी को हर्टेज में हम लोग क्या कहते हैं, काउंट करते हैं। तो जैसे कि अगर कहा जाएगा कि 100 हर्टेज का कोई इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा कर रहा है, कोई 200 हर्टेज का इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा कर रहा है, तो कौन बहुत तेजी से काम करेगा? तो 200 हर्टेज वाला, क्योंकि 200 हर्टेज वाला जो है जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा कर रहा है, और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करेगा तो जो काम है, मानी चलिए आपको हम यहाँ पे 3+3+3 इसको जोड़ने में आप 10 सेकेंड लगाते हैं और कोई 1 सेकेंड लगाता है, तो 1 सेकेंड लगाएगा, उसके बाद ये तुरंत दूसरा सेकेंड में ये काम करेगा। लेकिन जो 10 सेकेंड लगा रहा है उसको तो यहाँ पे काम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है तभी नेक्स्ट काम यहाँ पे होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सिस्टम क्लॉक है, जितना तेजी से आपका इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करेगा वो उतना ही तेजी से काम भी करेगा। तो इस तरह से आपको कभी पूछा जाएगा इसको किस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो हर्ट्ज में मेजरमेंट इसको करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 है, सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना, जो कि अभी आप लोगों को बताया गया मेगा हर्ट्ज में, यहाँ पे केवल हर्ट्ज में नहीं किया जाएगा, मतलब समझाने के लिए था कि 100 200 क्योंकि बहुत तेजी से काम करेगा। क्योंकि मानिए चलिए ये यहाँ पे काम करना है, अब इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा तो नेक्स्ट काम कैसे होगा? इसलिए इसको बहुत तेजी से यहाँ पे इम्पल्स पैदा करना होगा, और पल्स पैदा करना होगा, तभी ये नेक्स्ट काम कर पाएगा और जल्दी जल्दी यहाँ पे बहुत सारे काम को यहाँ पे किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे बोलता है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन लाइनों को हम लोग कहते हैं बसेस कहते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जा रहा है, जैसे मदरबोर्ड से ही रैम और रोम से जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो आपका इंटरनल बस के माध्यम से ही सीपीयू तक यहाँ पे क्या होता है, ये जाता है। तो इस तरह से आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बायोस का पूरा नाम, यहाँ पूरा रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखिए कोई भी कंप्यूटर निर्माता कंपनी होता है वो रोम बनाती है, और रोम जो होता है वो परमानेंट यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। और कंपनी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि चेंज नहीं करना होता है, बार बार ये चेंज होता भी नहीं है, अस्थाई एक तरह से पूछा भी जाता है रोम जो होता है वो किस तरह का मेमोरी है, तो ये अस्थाई मेमोरी है। तो कंप्यूटर जो है बनाने वाली जो निर्माता कंपनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, और उनके द्वारा जब डाल दिया जाता है तो कंप्यूटर ऑन जब होता है तो उसके साथ में बहुत सारे डिवाइस ऐड होते हैं, और सबसे पहले बायोस ही काम करता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये काम करता है। जो भी आप मान के चलिए यहाँ पे कीबोर्ड जोड़ेंगे तो कीबोर्ड को ये इससे कनेक्ट करता है, माउस जोड़ेंगे तो माउस को कनेक्ट करता है, फिर बहुत सारा सीपीयू है, जैसे कि डेस्कटॉप होता है तो उसको मॉनिटर से कनेक्ट करता है, और भी स्पीकर वगैरह जितना भी डिवाइस उससे जुड़े हुए हैं, तो कुछ टाइम के लिए उस सारा डिवाइस को वो सिस्टम से क्या करता है, कनेक्ट करने का प्रयास करता है, और इसीलिए हम लोगों को जो सिस्टम होता है खुलने में कुछ टाइम भी लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोस। नाम ही है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब ये बेसिक है, इसके बाद आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपका बेसिक होता है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी होता है तो एक कीबोर्ड, एक माउस, ये सब आपको जोड़ते हैं, तो ये सब बेसिक है। इस तरह का जो भी बेसिक चीज होता है उससे संबंधित सॉफ्टवेयर है पहले से यहाँ पे डाल दिया जाता है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो होता है, ऐप जो होता है वो पहले से मौजूद होता है, तो समझ लीजिए वो बायोस की तरह ही है। और कुछ ऐप जो हमको आवश्यकता लगता है वो बाहर से हम प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है 68 है, ROM रोम कहते हैं। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा ही यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि इसको मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि रैम जो होता है वो तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि अभी है ऑफ कर दीजिएगा तो जो भी यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन रोम जो रहता है वो रीड ओनली मेमोरी है, मतलब जो आपका मेमोरी में रहेगा उसी को रीड करना है, इसके अलावा कोई चीज को यहाँ पे रीड नहीं करना है, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है 69 क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार जो है वो कौन सी संख्या है? देखिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन जो होता है वो बाइनरी सिस्टम के द्वारा ही काम करता है। जैसे कि हम लोग का
यहाँ पे दो ही नंबर होता है, 0 या और 1। इसको हम लोग ऑन और ऑफ के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। मशीन और कोई भाषा समझती नहीं है, तो इस तरह से इसी को हम लोग बाइनरी सिस्टम जो होता है वो कहते हैं। यानी कि बाइनरी यहाँ पे चूंकि दो ही है और दो ही इसका बेस है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं बनता है। जैसे कि हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, 10 हम लोगों का नंबर होता है, तो हम लोगों के पास जो बेस होता है वो 10 होता है। 0 से लेके 1 2 3 यहाँ पे 9 तक रहता है। तो इस तरह से टोटल काउंट करते हैं, तो ये जो नंबर रहता है या अंक रहता है या डिजिट रहता है वो टोटल 10 डिजिट है। इसी के आधार पर आप लाखों करोड़ों संख्या बना लेते हैं। इसी तरह से बाइनरी में केवल दो ही डिजिट है और यही दो डिजिट की सहायता से आप बहुत सारे नंबर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि संख्या पद्धति में आपको बोला भी जाता है। जैसे 45 दे देगा, इसका बेस 10 है और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, अगला सेट में अगर आए तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना खाली स्थान के माध्यम से ट्रेवल करती है तो बसेस। अभी बोला गया कि मदरबोर्ड जो होता है उसका कंपोनेंट होता है, बहुत सारे उपकरण उसमें ऐड रहते हैं। जैसे कि अभी आपको बोला ही गया सीपीयू है, तो सीपीयू तक आपका रैम और रोम से जो जानकारी जाता है वो किसके द्वारा जाता है, इंटरनल बसेस के द्वारा जाता है। क्योंकि ये मदरबोर्ड के या सिस्टम के अंदर का भाग है, इसलिए हम लोग यहाँ इंटरनल बसेस बोल रहे हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का मुख्य पटल आपका क्या कहलाएगा, मदरबोर्ड। इसी में आपका सीपीयू वगैरह या एक्सटर्नल बस के माध्यम से एक्सटेंशन स्लॉट वगैरह यहाँ पे सारा चीज जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइस का भी एक तरह से कहिए स्लॉट आपको लास्ट में यहीं पे आके जुड़ता है। यूपीएस का कार्य क्या है, देखिए यूपीएस क्या करता है, कभी कभी हम लोगों का काम करते करते लाइन कट जाता है या डेस्कटॉप होता था तो उस समय इसका यूपीएस का यूज किया जाता था, तो लाइन कट जाता था तो अचानक जो भी हम काम करते रहते थे वो शट डाउन हो जाता था। और इस तरह से हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग काम करते हैं उस समय सारा मेमोरी जो स्टोर रहता है वो रैम में रहता है। तो कभी हम लोग अगर कंट्रोल एस नहीं किए, सेकेंडरी में सेव नहीं किए, तो हमारा डाटा जो होता है वो करप्ट हो जा सकता है या डिलीट हो सकता है। और इस तरह से अगर अचानक बंद किया जाए, नियमतः अगर नहीं बंद किया जाए, तो सिस्टम भी खराब होने का चांस रहता है। इसीलिए एक तरह का बैटरी का यहाँ पे ये काम करता है, जो कि कुछ मिनट के लिए या कहिए कुछ घंटों के लिए ही ये है ना, जो लाइन कटने के बाद भी बैटरी का जो सप्लाई है, सॉरी विद्युत का जो सप्लाई है वो जारी रखता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना जो होता है वो सीपीयू का काम होता है। ऐसे भी इसका नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई में किसी तरह का कोई इंटरप्शन आना नहीं चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे जाता है, तो आईबीएम को जाता है। 1981 में आईबीएम के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ पे निर्माण किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था शायद पिछले वीडियो में प्रश्नों में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, कंप्यूटर की सप्लाई बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए आप रीसेट कर सकते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यूएसबी पोर्ट कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बसेस के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ पे अगला है प्रश्न, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, तो देखिए यहाँ पैरेलल पोर्ट होता है। देखिए पैरेलल पोर्ट जो होता है वो सीरियल पोर्ट के बजाय थोड़ा सा इसका स्पीड जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। देखिए आजकल तो प्रिंटर का भी देखिए यूनिवर्सल में प्रिंटर भी ऐड हो जाता है, नाम ही है इसका यूनिवर्सल। आप यूएसबी के साथ साथ सॉरी पेन ड्राइव के साथ साथ यहाँ प्रिंटर वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पैरेलल पोर्ट यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पोर्ट में अगर जोड़ते हैं तो उसका स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है सीरियल पोर्ट के तुलना में। और यूएसबी तो एक ऐसा पोर्ट है जिसमें हम लोग सभी चीज को ऐड कर सकते हैं। आजकल जो है टोटल डिवाइस जो होता है वो यूएसबी से अटैच हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया है हार्ड डिस्क, क्योंकि किताब में देता है ये जो जुड़ता है वो एस सी एस आई पोर्ट होता है, उससे ये जुड़ता है। इसका फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस करके यहाँ पे देता है, उससे जुड़ता है। लेकिन आजकल हम लोग जानते हैं हार्ड डिस्क जो भी एक्सटर्नल हम लोग जो लेते हैं उसके लिए तो यूएसबी पोर्ट ही मिलता है, वो यूएसबी पोर्ट से हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो हार्ड डिस्क ही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे दे रहा है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है, तो यहाँ फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए जितना भी फुल फॉर्म है ये किताब के शुरुआत में या बीच बीच में भी अगर मिलता है तो आप वहाँ इंडेक्स के रूप में भी कहीं मिल जाएगा, कहीं बीच बीच में अगर है तो आपको कॉपी में इसको लिख लेना और उसको याद करने का प्रयास करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में किसमें मापा जाता है, तो देखिए प्रोसेस का गति को जो मापा जाता है वो MIPS के है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के तौर पे हम जानते हैं। क्योंकि कोई भी काम होता है
तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और एक सेकेंड में यहाँ पे लाखों इंस्ट्रक्शन यानी कि आपका अनुदेश उसको मिलता है, तब जाके वो काम कर पाता है बहुत तेजी से। और इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग अब पहुँच गए हैं। थोड़ा सा और टाइम आप लोग दीजिए, 100 क्वेश्चन यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बनाना यहाँ पे संभव नहीं है। छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। एक वीडियो देखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो आपको एक ही वीडियो में 50 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बोलता है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा पोर्ट जोड़ना पड़ता है, तो आपका है MIDI पोर्ट जो होता है उसको जोड़ना पड़ता है। ये मदरबोर्ड में वगैरह रहता है, ताकि वो जो म्यूजिक है इसको हम लोग बोलते हैं आपका है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो होता है कोई भी साउंड को मतलब आउटपुट देने के लिए ये काम करता है, जो कि मदरबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करता है, इसके बारे में इसका सही आंसर है स्लॉट। क्योंकि देखिए स्लॉट क्या रहता है, जगह खाली रहता है वहाँ पे, जैसे कि मान चलिए रैम है वो बढ़ाना है तो उसके लिए स्लॉट खाली रह गया। बहुत सारा आपका एक्सटर्नल डिवाइस जो है उसको अगर ऐड करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे स्लॉट बने हुए रहते हैं, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है यहाँ पे एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। देखिए सिस्टम जो CPU वगैरह मदरबोर्ड वगैरह होता है, एक्सटर्नल स्लॉट होता है, बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे DVD राइटर वगैरह सब होता है, ड्राइव करने वाले होते हैं। उसके बाद स्पीकर को जोड़ने के लिए, विद्युत सप्लाई देने के लिए बहुत सारा यहाँ पे होता है, तो इसको हम लोग सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। ये एक टीन का बक्सा में आपका बना हुआ रहता है और ये कॉमनली आप लोग देखे भी होंगे, कंप्यूटर के बगल में जो रहता है वो सिस्टम यूनिट ही रहता है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कभी कभी CPU ही बोल देते हैं। CPU इसके अंदर का एक पार्ट है, सिस्टम यूनिट यहाँ पे उपस्थित सभी चीज को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न 83 है, यूपीएस का इसका पूरा नाम क्या है। तो अभी जैसे आप लोगों को बताया गया था, बैटरी जो विद्युत सप्लाई है उसको जारी रखने के लिए या कंटिन्यू जारी रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, मतलब पावर सप्लाई में किसी तरह का इंटरप्शन नहीं होगा, लगातार पावर सप्लाई मिलते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है बारकोड। देखिए बारकोड, यहाँ बारकोड है कहने का मतलब जो बारकोड हम लोग यूज करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे उत्पाद में या लगभग सभी उत्पाद में ही भारत सरकार में यहाँ पे 1998 में ही कहा गया है कि लगभग मतलब सभी उत्पादों में बारकोड होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है और उसको हम लोग लेजर लाइट से जो होता है उससे हम लोग यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन को रीड भी करते हैं। मॉल वगैरह सब जाए गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि बारकोड को जैसे स्कैन करता है वैसे टोटल उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाता है। इसका आविष्कार, जो बारकोड का आविष्कार किया गया था, वो भी आपको कभी कभी पूछ सकता है, किताब में मिल जाता है। 1940 में इसका किया गया था, दो व्यक्ति के द्वारा किया गया था। एक का नाम था जोसेफ वुडलैंड करके यहाँ पे नाम दिया गया है, और दूसरा नाम आपका देता है बर्नार्ड सिल्वर करके देता है। तो ये दो नाम याद करने का प्रयास कीजिएगा, एक वुडलैंड है और एक सिल्वर है, जोसेफ और बर्नार्ड। ये दोनों बारकोड का 1940 में ही आविष्कार कर चुके थे। इस तरह का लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा बारकोड में। चलिए, निम्नलिखित में से किसने लेजर लाइट का आविष्कार किया। देखिए इस तरह का फैक्चुअल प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि किताब में हो सकता है कभी मिले कभी ना भी मिले, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के एक आध क्वेश्चन का हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। डेनिस टेपिन करके एक नाम दिया गया है। 86 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेजर बीम होता है। ऑप्टिकल जो देखिए ड्राइव होता है, हम लोग CD ड्राइव डालते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। फिर है DPI क्या कहलाता है। तो DPI जो कहलाता है आपका डॉट पर इंच के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको कोई भी प्रिंटर होता है या एक तरह से कोई मॉनिटर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए कि उनका आउटपुट जो होता है वो कितना बेहतर होगा, उसको जानने के लिए हम लोग इसको इसका हम लोग माप करते हैं डॉट पर इंच। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा आउटपुट इसका आएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने वाले को कहते हैं, देखिए कर्सर होता है, वो लिंक करते रहता है, ब्लिंक करते रहता है, तो वो आपका कर्सर हो जाएगा। 89 है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं। इनमें कौन सा, देखिए और भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लेजर प्रिंटर का उपयोग होता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस देखिए कीबोर्ड तो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जा रहा है, माउस भी इन्फॉर्मेशन जा रहा है, बार कोड से भी इन्फॉर्मेशन जा रहा है और उसको रीड कर रहा है,
तो यहाँ फिलहाल जो आंसर आपका होगा कार्ड रीडर होगा, क्योंकि कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने का काम कर रहा है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से है उसको आउटपुट करने का काम करता है कार्ड रीडर, इसलिए आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे बोलता है कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए आप लोग कीबोर्ड अगर ध्यान दिए होंगे तो वहाँ इंड बटन मिलेगा और होम बटन मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे कोई पेज में यहाँ पे है और मेरा कर्सर जो है इस आसपास में मेरा कर्सर है, अगर हम इंड दबा देते हैं तो लाइन के अंत में चला जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर इंड यहाँ पे आपका दबा दिया जाए, यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंड दबा दिया जाए, तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो डॉक्यूमेंट के अंत में ये क्या हो जाता है, चला जाता है। जैसे एक पेज होगा, फिर 2-3 पेज इस तरह से होता है, तो यहाँ पे आपका इंड अगर दबा दीजिएगा कंट्रोल के साथ तो सबसे लास्ट पेज में चला जाएगा। उसी तरह से होम है, होम कीजिएगा तो ये लाइन के पहले में आ जाता है, कंट्रोल होम कीजिएगा तो इस डॉक्यूमेंट के सबसे फर्स्ट पेज में आएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस तरह का जो शॉर्टकट की है इसको आप यूज कर सकते हैं, या इस तरह के की को यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। टैब बटन का प्रयोग क्या होता है, जैसे कि टैब होता है तो हम लोग जल्दी जल्दी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे, एक कर्सर को दूसरे जगह तक ले जाते हैं ताकि उसका स्पेस जो रहता है वो सेम नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग टैब का यूज कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह का यूज होता है, जैसे कि एक्सेल में जाइएगा तो उसमें कुछ अलग यूज हो जाएगा, वर्ड में जाइएगा तो कुछ अलग तरह का यूज हो जाता है। तो इस तरह से नेट में अगर हम काम करते हैं तो थोड़ा सा उसमें अलग काम भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के, तो ये तो काम सही है। टेबल या एक्सेल में खाने दूसरे खाने, जैसे कि आप एक्सेल खोलिएगा तो इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना हुआ रहता है, तो कर्सर मेरा यहाँ है तो टैब दाबिएगा तो अब दूसरे बॉक्स में चला जाएगा, तो ये जो है वो भी सही है। और इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स के विकल्प, जैसे आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आता है कि यस नो आगे सेव करने के लिए, जैसे है आपको देगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, नो करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से जैसे यस में है तो आप टैब दीजिएगा तो नो में चला जाएगा, टैब दीजिएगा तो कैंसिल में चला जाएगा। तो इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स में भी काम करता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट और डिलीट जो बटन है उसको हम लोग क्यों दबाते हैं, तो इसका देखिए ये जो होता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए यहाँ पे हम इसको दबा सकते हैं। जब कंप्यूटर काम करना बंद कर जाता है या हैंग वगैरह करता है तब हम इस तरह का यूज करते हैं। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, देखिए पॉइंटिंग डिवाइस स्कैनर नहीं है, वो तो स्कैन करने वाला काम होता है। बैंक में चेक और ड्राफ्ट में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, माइकर कोड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकर। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए ऑप्टिकल मार्क आपका रीडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं OMR, तो OMR जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है प्रकाशीय फिल्म का, यहाँ पे इसका फोटो डायोड का इसका होता है प्रयोग। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो मॉनिटर की गुणवत्ता पहचान करने के लिए हम लोग डॉट पिच देखते हैं, रिजोल्यूशन देखते हैं, रिफ्रेश रेट देखते हैं, मतलब सभी देखते हैं। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सभी। इंक जेट प्रिंटर की स्याही बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ये किताब में अगर देखिएगा तो आपका 3 ही देता है, लेकिन और हम लोग जो यूज कोई कोई प्रिंटर करते हैं तो उसमें 4 कलर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 बॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं और किताब में लिखे हुए हैं, तो वही RBG कलर को ही हम लोग लेंगे कि यही 3 कलर होता है, जो कि इसी 3 कलर से बाकी सभी कलर के क्वेश्चन यहाँ पे जो भी कलर के डॉक्यूमेंट है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आंसर फिलहाल के लिए अभी हम लोग 3 ही मान के चलेंगे। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है तो लेजर बीम का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आज हम लोग फिर से यहाँ पे आपका प्रकाशीय ड्रम का भी होता है, यहाँ पे आवश्यक स्याही का, माफ कीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सही है। कभी कभी ऑप्शन अगर सही सभी नहीं पढ़ने से कभी कभी गलती भी हो जाता है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए और इस तरह से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का पार्ट 3 आएगा उसमें एक 50 सवाल फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह से 150 सवाल जो होगा 5 चैप्टर से संबंधित कंप्यूटर का जो हम लोग का क्वेश्चन था उससे सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके होंगे। तो देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।